हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और जो वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं उनको देख रहे होंगे और उनका बेनिफिट भी ले रहे होंगे। मित्रों, आपको पता है कि जो वीडियोस हम बनाते हैं वो सीटेट एचटेट ये है एसएसटी के लिए, और जो भी इंडियन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एचएसएससी का है, एसएससी का है, हरियाणा पुलिस का है या फिर कोई सेंटर का एग्ज़ाम है, उन सब में है ना ये जीके के रूप में आते हैं। इंडियन जीके भी इसमें ही कवर हो रही है। तो जो भी हमारे मित्र हरियाणा पुलिस या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इन वीडियोज़ को सुनिए, और जो बिल्कुल बारीक से जो बातें हैं वो आपकी कवर होती चलेंगी। मित्रों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो लास्ट टाइम हमने जो कांग्रेस है उसके विषय में पढ़ रहे थे, हम अकाली आंदोलन पढ़ा था और खिलाफत आंदोलन, इन सब को हमने समझ लिया था। तो आज हम मित्रों पढ़ेंगे साइमन कमीशन के विषय में। आपने सुना होगा कि भाई साइमन कमीशन भारत आया था। तो चलिए अब हम डिटेल से बताते हैं कि ये कब आया था और क्या हुआ था। देखिए मित्रों, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की एक अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। क्या भेजा था भाई? एक आयोग भेजा था भारत में। ठीक है, क्या भेजा था? एक आयोग भेजा था। कब भेजा था? 1927 में। और ये आयोग है ना ऐसा आयोग था जिसको है ना भारत के भविष्य का फैसला करना था, यानी कि भारत में क्या क्या होगा आगे ये सब इसमें डिसाइड करना था। और इस आयोग के जो भारतीयों का जो गुस्सा था ना उसका कारण ये था कि इसमें है ना कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। प्रतिनिधि क्या होता है? यानी कि भाग लेने वाला। कि इस आयोग में जो फैसले लेने थे ना वो ब्रिटेन के लोगों ने ही लेने थे, और ब्रिटेन के लोगों ने ही भारत का भविष्य डिसाइड करना था। इसलिए है ना लोग भड़क गए, भारतीय लोग भड़क गए और उन्होंने है ना बहुत सारे प्रदर्शन किए। यानी कि उस समय पर प्रदर्शन किया जब 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, तो उन्होंने प्रदर्शन में है ना एक नारा लगाया कि साइमन वापस जाओ। यहाँ तक आ गया मित्रों समझ में? कब आया था साइमन कमीशन? 1927 में। और ये जो लॉर्ड साइमन है ये भेजा था ब्रिटेन ने, और इसमें है ना भारत का भविष्य का फैसला करना था। और इसमें इसका असंतोष का जो मुख्य कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, और इसी कारण से है ना लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, और उन्होंने कहा था कि भाई साइमन वापस जाओ। आगे देखिए मित्रों, इस दशक के आखिर में ना कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पूर्ण स्वराज क्या होता है कि भाई अब हम है ना हमारा जो पूर्ण राज्य है यानी कि पूर्ण जो राज है उसको हम लेकर रहेंगे, यानी कि अब हम ब्रिटिश सरकार की कोई भी बातें नहीं मानेंगे और अब पूर्ण स्वराज हम प्राप्त करेंगे। फिर ना एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको नोट करते जाइए। ये है ना जीके में भी पूछा जाता है और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में पूछा जाता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, यानी कि जो पूर्ण स्वराज है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था 1929 में। और इसी प्रस्ताव के आधार पर है ना 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए मित्रों, हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था,
इसलिए हम 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन हम एक 26 जनवरी को भी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है मित्रों, तो वो क्या था, वो यही था 26 जनवरी 1930 को। ये है ना, लोगों ने यानी कि कांग्रेस के लोगों ने खुद ही ये डिसाइड कर लिया था। जैसे अब कोरोना वायरस में मोदी सरकार बोलती है कि भाई हाँ संडे को दिए जलाने हैं, फिर अगले संडे को क्या करनी है, थाली बजानी है, फिर अयोध्या मंदिर हो गया भाई सभी को दीपक लगाने हैं। ऐसे ही सरकार ने घोषणा कर दी थी कि भाई है ना 26 जनवरी 1930 को हम एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाएंगे। और उसी के बाद 26 जनवरी को हमें वो स्वतंत्रता दिवस हम मनाने लग गए हैं। फिर एक कोटेशन है, यानी कि भगत सिंह ने एक बात कही थी, ये भी आ जाती है क्वेश्चन में। ऐसे आते हैं कि आपको ये लाइनिंग दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से ये बातें किसके द्वारा कही गई हैं। उसमें 4 व्यक्तियों के नाम दे दिए जाएंगे, एक भगत सिंह भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मित्रों, इन्होंने एक बात बताई थी कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। ये बात किसने कही मित्रों? ये बात कही भगत सिंह ने, और इन्होंने एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। राइट करते जाइए मित्रों, क्योंकि आपको जो बिल्कुल जो बारीक जीके है वो आपको करवाई जा रही है, और सीटेट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, और अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिल्कुल NCERT पर बेस्ड है। तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ये बातें बोली थी भगत सिंह ने, और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भी भगत सिंह ने लगाया था वहाँ पर ये कहकर। ठीक है मित्रों, फिर देखो 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हो गई। ये वही HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA इसका संक्षिप्त रूप है। एग्ज़ाम में आ जाता है कि HSRA का मतलब क्या है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम है। इसके जो सदस्य थे ना, वो जो इनके सदस्य थे, और लाला लाजपत राय पर है ना इन लाठी चलाई थी। किसने चलाई थी भाई? सैंडर्स ने। जो HSRA के सदस्य थे उन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की थी, और उनमें लाठीचार्ज करने वाला कौन था? एक सैंडर्स नाम का पुलिस अफसर था। कौन था भाई? सैंडर्स नाम का एक पुलिस अफसर था। और इसी लाठीचार्ज से है ना क्या हो गया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था भाई? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और फिर देखो, अपने साथी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फोड़ दिया। कब फोड़ दिया भाई? 8 अप्रैल 1929 को। किसने फोड़ दिया? भगत सिंह ने। किसके साथ? BK दत्त के साथ। और केंद्रीय जो परिषद थी, विधान परिषद, उसमें बम फोड़ दिया। और इसी के बम फोड़ने के जो विद्रोह में इनको 23 साल की आयु में 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल में फांसी तोड़ दिया गया। 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इनको 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद आता है मित्रों दांडी मार्च। कौन सी भाई? दांडी मार्च बोलते हैं ना, दांडी मार्च यात्रा। जो यात्रा मार्च होता है पैदल चलना, इंग्लिश का वर्ड है ये। दांडी मार्च जो हुई थी 1930 में, गांधी जी ने ऐलान किया था कि है ना हम नमक कानून तोड़ेंगे। नमक कानून क्या था भाई?
जो हमारा समुद्रों में नमक होता था ना, उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा रखा था और उसको है ना अपने अधिकार में ले रखा था कि भाई है ना जो नमक है उस पर सरकार का अधिकार होगा। तो इस पर सरकार का क्या था? एकाधिकार। एकाधिकार होता है कि सिर्फ सरकार का ही अधिकार होना। और गांधी जी व राष्ट्रवादियों का मानना था कि है ना नमक पर टैक्स लेना पाप है। ये बातें भी आती है भाई कि नमक पर टैक्स लेना पाप है। ये बातें किसकी हैं? तो मेन रूप से तो है ये गांधी जी की, और साथ में आ जाए गांधी जी व राष्ट्रवादियों की। तो आप इसको टिक कर देंगे कि भाई हाँ, गांधी जी व राष्ट्रवादियों की ये बातें हैं कि नमक पर टैक्स लेना पाप है। और ये पाप क्यों है? ये पाप इसलिए है क्योंकि भाई जो हमारा भोजन है ना, डेली रूटीन का हमारा भोजन है, उसका अंग है नमक। और यदि हमारे डेली रूटीन पर ही टैक्स लगेगा तो ये पाप है, यानी कि और ना ही हम भारतीय हर रोज का टैक्स चुका पाएंगे। इसलिए फिर क्या किया, 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे। ये बात आती है भाई कि कब गए थे? 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी और उनके अनुयायी गए थे साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित था भाई दांडी तट। तो दांडी मार्च, दांडी है ये तट का नाम और मार्च है पैदल यात्रा। ठीक है भाई, दांडी की जो पैदल यात्रा है उसको बोला गया दांडी मार्च। साबरमती से कितना? 240 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है कि साबरमती से कितने किलोमीटर दांडी तट है? 240 किलोमीटर। इतनी लंबी उन्होंने यात्रा की और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, यानी कि नमक कानून तोड़ा और पानी को उबालकर भी नमक बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, नोट डाउन करते जाना कि उन्होंने ना पानी को उबाल कर भी नमक बनाया। ऐसे ही नहीं कि भाई जाके वहाँ पर नमक का कानून तोड़ दिया या फिर समुद्र से जो नमक साइड में पड़ा था उसको एक साइड करके अपना कानून तोड़ दिया। नहीं, उन्होंने क्या किया, पानी उबाल कर भी नमक बनाया था। आ गया मित्रों यहाँ तक समझ में? यदि कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर एक महिला हुई है भाई कर्नाटक की अंबाबाई। कौन हुई है भाई? कर्नाटक की अंबाबाई हुई हैं। 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी और 16 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई थी। ये है ना विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जब भी जेल से बाहर आती थी ना, तभी भाषण देना शुरू कर देती थी अंग्रेजों के खिलाफ। एक बात और इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी है ना महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने के समर्थन में नहीं थे। स्टार्टिंग में गांधी जी कहते थे कि भाई नहीं, महिलाओं को आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में है ना सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर दिया। सरोजनी नायडू ने कहा कि महाराज, गांधी महाराज, यदि हम साथ मिलकर आंदोलन करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए सरोजनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए मना लिया था। सरकार ने ना नमक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया था। भाई ये जो नमक हमें मिलता है ना बिल्कुल सस्ती ही कॉस्ट पे, इसके भी लाले घेर दिए थे अंग्रेजों ने खाने के लिए। हर चीज़ तो हमसे छीन ली थी और हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थी भाई सरोजनी नायडू। और दांडी जो यात्रा थी उनकी जो प्रमुख नेताओं में से एक थी सरोजनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी वही सरोजनी नायडू। देखो 3 बातें इससे कवर हो रही हैं कि जो दांडी मार्च यात्रा थी उसकी प्रमुख नेता थी, यानी कि उनमें से एक थी वो। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। और जो जिसने महिलाओं को आंदोलन में आने का
सहारा दिया, महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने का सहारा दिया, वो ही थी सरोजिनी नायडू। फिर देखो भाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और 1937 में सरकार ने ऐलान कर दिया कि प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे, कि जो प्रांत में जो विधायिकाएं हैं उनके लिए चुनाव कराए जाएंगे। और इन चुनावों का परिणाम आने पर क्या हुआ, 11 में से जो 7 प्रांतों में है ना कांग्रेस की सरकार बन गई। अच्छी बात है भाई, 11 प्रांत थे, उनमें से 7 कांग्रेस की सरकार बन गई। 2 वर्ष तक कांग्रेस ने शासन किया। कब तक किया? 1939 तक। फिर 1939 में आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ और युद्ध में जो हिटलर का आलोचनात्मक रवैया था ना, उसके कारण भारतीय लोगों ने है ना ब्रिटिश का साथ देना पड़ा था। परंतु भारतीय लोग ये चाहते थे कि जैसे ही ये युद्ध खत्म होना तो जो ब्रिटेन के लोग हैं वो हमें आज़ाद करके यहाँ से चले जाएं। लेकिन अंग्रेज इस बात से राजी नहीं थे, अंग्रेज़ों ने ये बात उनकी नहीं मानी और इसलिए जो कांग्रेस सरकार ने जो 7 प्रांत प्राप्त किए थे उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। भाई क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। फिर जो प्रांतीय स्वायत्तता होती है वो क्या होती है? संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। यानी कि जो प्रांत हैं उनको अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता इसके तहत दी जाती है। इसके बाद आता है मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन है ना, इसी पर अब मोदी जी ने एक नारा दिया है कि गंदगी भारत छोड़ो, ठीक है। और गांधी जी ने क्या दिया था कि भारत छोड़ो, ये अंग्रेजों को कहा था। 1942 में था भाई ये, अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये बात इम्पोर्टेंट है भाई कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और इसके कारण क्या हुआ था, गांधी जी और अन्य लोगों को है ना जेल में डाल दिया गया था और जो सभी वर्ग है वो एक साथ मिल गए थे और देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। संचार यानी कि जो रेलवे थे, जो डाकतार थी, जो ब्रिटिश लोगों की, और जो राजसत्ता के प्रतीक थे यानी कि जैसे आज हमारा तिरंगा है वैसे ही ब्रिटिश का भी कोई राष्ट्रीय ध्वज था और है भी भाई, अब हमारे यहाँ पर भी वो लगाते थे। इसलिए जो जो उनके प्रतीक थे ना उन पर दावा बोल दिया गया। और समझ लेना जब भी है ना राष्ट्रीय प्रतीकों पर दावा बोल दिया जाए जनता के द्वारा तो सोच लेना कि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर का रास्ता अपनाया। बर्बर क्या होते हैं कि मार कूट पिटाई छेद और जेल में डाल, ये होती है बर्बरता। 1943 तक यानी कि 1 साल में 90,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया था और 1,000 लोगों को गोली मार दी थी। यानी कि 90,000 को तो जेल में डाल दिया और 1,000 को गोली से मार दिया गया। और ब्रिटिश सरकार ने है ना हवाई जहाज़ों से गोली चलाने का आदेश दे दिया था कि भाई जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं, जो भी लड़ाइयाँ कर रही हैं, उन सभी को क्या करो, जहाज़ों के द्वारा गोलियां मार मार के उनको मार दो और ये ऐसे काबू में आएंगे। ऐसे तो ये काबू में आएंगे नहीं, क्योंकि उस समय पर जनता ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया था। और जब जनता जनार्दन अपना उग्र रूप धारण कर लेती है ना तो उससे कोई बचकर नहीं निकल सकता। और जो क्रांति होती है ना ये तो बिल्कुल ही पलटवार की चीज़ होती है भाई, उस पार या इस पार होती है क्रांति, या तो मर जाएंगे या अपनी शर्तें मनवा लेंगे। वो होती थी क्रांतियाँ। अब क्या, पानी ना आए तो सड़क पे बैठ जाओ, बिजली ना आए तो सड़क पर बैठ जाओ। सीखना तो हमें जो हमारे आज़ादी में लड़ने वाले लोग थे उनसे चाहिए
कि वो न जाने किन परिस्थितियों में भी जीवित रहकर हमें आज़ादी प्रदान कर गई, और अब हम क्या करते हैं, उस आज़ादी का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो आपको मिला है, जितना आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। जो संतुष्टि है वो सबसे बड़ा साधन है, यानी कि सब्र हमेशा ही अच्छा होता है, और सब्र करके जो रहता है, जो संतुष्टि से रहता है, उसके जितना कोई व्यक्ति खुश नहीं होता। कई जो मित्र हैं उनके कमेंट आए हैं कि भाई हमें जो नोट्स हैं वो चाहिए हैं। तो भाई मेरा आपसे सजेशन है कि नोट्स हैं मेरे हैंड रिटन, और वो हर किसी बंदे की जो नोट्स बनाने की प्रक्रिया होती है ना, वो होती है कि भाई हम अपने वे से लिखते हैं। लिखते समय हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किस पॉइंट को किस वे से समझते हैं। तो जो नोट्स मैंने बनाए हैं उन्हीं को मैं आपके सामने समझा रही हूँ, बता रही हूँ। बेहतर तो होगा कि भाई आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठ जाएं, उनको लिखें। लिखने से जितनी हमारे अंदर मेमोरी बढ़ती है उतनी ज़्यादा मेमोरी कहीं नहीं बढ़ती भाई। या तो किसी चीज़ को आँखों से देखने से सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है, या फिर सेकंड होती है लिखने से। तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है मित्रों, आप लिखिए और उसको याद करिए। यदि फिर भी आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप बता देना, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। और जो ये नोट्स हैं इनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह हम आपको डिलीवर कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वही है कि भाई नोट्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी लिखते हैं, जो हम करवाते हैं उसको लिखते रहिए, और जो वीडियोस हैं इनको सुनते रहिए। इन वीडियोस को यदि आप सुनते रहोगे ना, तो ही आपकी जो जीके है, जो सीटेट है, एचटेट है, वो आराम से कवर हो जाएगा और आप टेस्ट पास कर जाएंगे। यही मेरी इच्छा है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही मेरा मोटिवेशन है। मेरे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, और मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियोस डालती रहूँगी। तो आज बस इतना ही करते हैं मित्रों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जितना काम कीजिए उसमें ही खुश रहिए। संतुष्टि सबसे बड़ा साधन है, आभूषण है, सुंदरता का साधन है। चलिए मित्रों, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।